नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए फुल लेंथ टेस्ट 1 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी टेस्ट सीरीज को आज शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा 12 जून 2022 को होने वाली है। उसके लिए कमर कस लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से आने वाली आगे की टेस्ट सीरीज को भी कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूर्वोत्तर राज्यों में मनाए जाते हैं? ब्रह्मोत्सवम, वैशाखु, पुराग, लोसर। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी कि ये तीन ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, वो पूर्वोत्तर राज्य में है, जबकि ब्रह्मोत्सवम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। संजय गांधी विरसिंहपुर ताप विद्युत संयंत्र, महाराष्ट्र खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्र, उत्तर प्रदेश ओवरा ताप विद्युत संयंत्र, ओडिशा सीपत ताप विद्युत संयंत्र। देखिए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, यानी कि गलत विकल्प हमें इसमें से चूज करना है। इसका गलत विकल्प है ऑप्शन डी, यानी कि सीपत ताप विद्युत संयंत्र हमारा ओडिशा में ना होकर छत्तीसगढ़ में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत संयंत्र दिए गए जल विद्युत संयंत्रों में से सबसे उत्तरी जल विद्युत संयंत्र है? ठीक है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र, बाढ़ सागर जल विद्युत संयंत्र, बाली मेला जल विद्युत संयंत्र, सरदार सरोवर जल विद्युत संयंत्र। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और बाढ़ सागर जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? एमपी में। इसके बाद बाली मेला कहाँ पर है? ओडिशा में। और फिर अंतिम कहां पर है? सरदार सरोवर जल विद्युत संयंत्र, ये है गुजरात में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन ए। चौथे प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन की प्रकृति गर्म और शुष्क दोनों होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरमट्टन, क्योंकि हरमट्टन ऐसी पवन है जो गर्म और शुष्क दोनों है। और ये कहां पर चलती है, कहां पर बहती है ये पवन? पश्चिमी अफ्रीका में, जिसको हरमट्टन को वहां पर गिनी डॉक्टर भी कहा जाता है। बाकी के ऑप्शंस देखिए, पुरगा ठंडी पवन है, इसके बाद नार्वेस्टर गर्म पवन है और सैंता एना एक गर्म पवन है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। कांगो नदी निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश से होकर नहीं बहती है? ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है यानी कि 4। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पेंसिला दर्रा यह कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर से घाटी के लिए सबसे छोटा सड़क मार्ग है। तीसरा है जोजिला दर्रा, यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि गलत विकल्प इसमें से चुनना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही विकल्प सही है। देखिए इसमें दर्रा समझ लेते हैं। छोटा सा दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच की जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसको हम दर्रा कहते हैं, यानी कि पास कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। पहला कथन स्क्रीन पर देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि जम्मू और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है वो इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों है? देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट नहीं है, बल्कि कौन सा है? ये किविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर देखते हैं पिग्मेलियन पॉइंट कहां पर है, ये भी कहीं होगा। पिग्मेलियन पॉइंट हमारे भारत के दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। दूसरा करेक्ट है इसका, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या मानक मध्याह्न रेखा पूर्वोत्तर राज्यों असम और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है? मानक मध्याह्न रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि मानक मध्याह्न रेखा पूर्वोत्तर राज्यों असम और आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। और मानक मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर इसको थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है।
ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के कई बार फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं। आगे देखते हैं, आपके 9वें प्रश्न पर देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन यानी कि ए और दूसरे को कारण यानी कि आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच का समय अंतराल लगभग 2 घंटे का होता है। आर क्या कह रहा है? भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 82.5 डिग्री है। और पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करें। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए सत्य है, दूसरा कह रहा है आर गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 82.5 डिग्री ना होकर 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक के ये विस्तार है। आगे देखिए, 10वें प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओटावा घोषणा के अनुसार आर्कटिक परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है? आइए जल्दी से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 5 एंड 6 इसका करेक्ट आंसर है, जबकि इसमें नीदरलैंड नहीं है। अभी देखिए, इसमें 8 देश की बात कर रहा है। इसमें कितने देश होते हैं? आर्कटिक परिषद में कितने? 8 देश होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको सिर्फ 5 ही करेक्ट बताए गए। तो 8 कौन कौन से देश है? नोट करिएगा। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका। ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आप रिवाइज कर सके एग्जाम्स टाइम पे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर से अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स हैज द हाईएस्ट अबाउट मोर देन 2000 मीटर्स? सोनसोगोर, गिरनार, करोह शिखर, फोंगपुई। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोंगपुई। अब फोंगपुई क्यों है? क्योंकि ये मिजोरम में है। कहां पर है ये? मिजोरम में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है? 2197 मीटर। जबकि बाकी के जो 3 है वो कहाँ कहाँ है देखते रहिए। सोनसोगार है वो गोवा में है, गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में, और करोह शिखर कहाँ पर है? हरियाणा में। अब आप ये बताइए, ये जो गिरनार है हमारा गुजरात में है। आप ये गिरनार के नाम से आपको कुछ याद आ रहा है कि गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क इसके नाम पर बना हुआ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि नेशनल पार्क से काफी क्वेश्चंस अपने यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, पहले भी और अभी भी पूछे जाएंगे। आगे देखिए, देखते हैं ये आज का अपना 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि देवमाली पर्वत शिखर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये ओडिशा में है और पूर्वी घाट पर है। कहां पर है ये? ओडिशा के पूर्वी घाट पर है। उड़ीसा के पूर्वी घाट पर है। बाकी के जो 3 हमारे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, बाकी के जो शिखर दिए गए वो कहाँ पर है? ये सारे, ये तीनों के तीनों पूर्वी हिमालय पर हैं। तो इसमें कह रहे हैं ना, विषम की बात कर रहे हैं, तो विषम में आप देख लीजिए इसके थ्रू कहाँ पर है? देवीमाला पर्वत शिखर जो है वो अपना ओडिशा के पूर्वी घाट पर है। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का, ध्यान दीजिएगा, किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रावी। क्योंकि रावी कहाँ से गुजरती है? कांगड़ा जिला हिमाचल से निकलती है ये, ठीक है। बाकी की अपनी जो ये तीनों नदियां हैं वो तो हमारी मध्य प्रदेश की हैं। अब प्रश्न ये है, आप ये बताएंगे कि एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी? एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा चिनाब नदी की सहायक नदी है, जबकि झेलम नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी किसकी कह रहे हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो हमें सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की ही सहायक नदी, यानी कि तीनों ये गलत है। अब ये गलत है तो हमें इसे सही जानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी किसकी नदी है सहायक। तो देखिए, तुंगभद्रा क्या है? ये झेलम की नदी है सहायक। चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। इसके बाद हमारी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी वो है तुंगभद्रा। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में लंबी होती हैं। दूसरा कथन क्या है? नर्मदा नदी और तापी नदी जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां मुहाना बनाती हैं। तीसरा, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा बनाती हैं। आइए सही कथन चुनते हैं, इसमें से कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सारे ही कथन ठीक है। अब देखिए, नदियों से रिलेटेड ना ज्योग्राफी में कई क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पूरे इंडिया में जितनी भी नदियां हैं, स्पेशली जिनके बारे में हाईलाइट किया गया, उनको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं स्टेट पीसीएस में। अब आप ये बताएंगे कि भारत में, अपने इंडिया में, अपने प्यारे इंडिया में, कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आपका होमवर्क है, पता करिएगा कि भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16वें प्रश्न को देखते हैं आज के। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है यानी कि नेशनल वाटरवे 2 है वो पूर्वोत्तर राज्य असम से होकर गुजरता है, जबकि नेशनल वाटरवे 3 है जो पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ द कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य से होकर गुजरता है। पूछ रहे हैं सही विकल्प का उत्तर दें इसमें, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए यानी कि केवल एक जो कथन है वो सही है। अब तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक राज्य से ना होकर किससे गुजरती है? केरल से गुजरती है। और यहाँ पर आप देखते रहिएगा, जब समय मिले तो हमें जरूर बताइएगा कि आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो कहाँ से होकर गुजरता है। ओके, आगे देखिए अपने 17वें क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से, यहाँ पर पूर्वोत्तर नहीं है, यहाँ सिर्फ राज्यों की बात की, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात नहीं की है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे बड़े 3 कपास उत्पादक राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट 3 कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पूछा है इंडिया के, वो कौन से हैं। इसमें ऑप्शन तो ऑब्वियसली होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं दिया गया है। तो आपको जानना जरूरी है कि भाई देखिए वो राष्ट्र कौन कौन से होंगे। पहला नाम है उसमें गुजरात का, फिर दूसरा है हमारा महाराष्ट्र। आप समझ पा रहे होंगे थोड़ी राइटिंग को, थोड़ा आइडिया ले लीजिए ताकि अपना एक नोट्स बना सके अपनी ही राइटिंग में आप। तेलंगाना, ठीक है, तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बट ऑब्वियसली आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको नवीन कृषि आंकड़ों के अनुसार। पहला देखिए, बागवानी की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। दूसरा क्या कहता है, चाय उत्पादन की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्य का जो असम राज्य है वो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। अब गलत क्यों है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। बागवानी दृष्टि से तमिलनाडु राज्य नहीं होकर हमारा कौन सा राज्य है यहाँ पर? कर्नाटक राज्य का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। हमारे चैनल पर ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारा डाटा आपको मिलता रहेगा। आप उसके हैंड राइटिंग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान कह रहे हैं। दूसरा है भैंस के दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। तीसरा गाय के दुग्ध उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। अब हमें करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा। और तीसरा जो हमारा कथन है वो ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि देखिए इंडिया में तीसरे स्थान पर राजस्थान नहीं है, तीसरे स्थान पर अपना एमपी है, दूसरे स्थान पर अपना कौन सा है? राजस्थान है, और पहले स्थान पर कौन सा है? यूपी। आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जहां पर यूपी की इस तरह से बात की जाए आंकड़ों में तो उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा दिमाग में अपने, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो तीनों दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत में 3 राज्य कौन से टॉप पर है? यूपी, राजस्थान और एमपी। आगे बढ़िए, भारत के 3 सबसे बड़े मूंगा रेशम उत्पादक राज्यों का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, ये मूंगा रेशम की बात कर रहा है, सिर्फ रेशम की नहीं। तो इसमें कौन कौन से हैं? देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए करिए चयन। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% थी, जबकि दूसरा क्या कह रहा है? साक्षरता दर को 7 वर्ष और इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या पर मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन जो है हमारे करेक्ट है। देखिए जो सेंसस से क्वेश्चन आता है ना, ये जो हमारे सेंसस पूछे जाते हैं, जनगणना 2011 की जनगणना को बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। हमारे YouTube चैनल पर आपको इसकी लिस्ट अच्छे से मिल जाएगी, उसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि भारत की साक्षरता दर हो गया या फिर यहाँ पर MMR पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन 2011 की जनगणना से बहुत पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, प्लीज इस पे फोकस करिएगा। आगे देखिए 22वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। पहला है अनुसूचित जाति के 81.28% लोग गांव में रहते हैं जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। दूसरा देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% कह रहा है। अभी इसमें से गलत विकल्प चुनना है, तो गलत विकल्प कौन सा है इसमें हमारा? इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही कथन हमारे करेक्ट है। आइए
23वें प्रश्न को देखिए, क्या उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जो जिला है वो राजस्थान राज्य के साथ सीमा साझा करता है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पहला कह रहा है सोनभद्र जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, वो नहीं करता है। ठीक है, तो अपने आप इसमें करेक्ट आंसर क्या है, नहीं करता है। दूसरा क्या कह रहा है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश, वो है 4। अब आप देखिएगा और बताइएगा कि हमारा जो यूपी है ना वो कितने और स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आइए 24वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है। देखिए, इससे ऊपर वाला जो प्रश्न अभी था उसमें हमने आपसे क्या पूछा, यूपी जो अपना स्टेट है वो किन किन स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर जब आप वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके लिए और आप सर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट जो इसका आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक है, और वो कैसे होगा, क्योंकि ए क्यों कह रहा है, क्योंकि एक कथन जो हमारा पहला वो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा साझा नहीं करता रेखा, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा यूपी अपना करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस उस माह में नहीं मनाया जाता जिसमें अन्य 3 दिवस मनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व दलन दिवस जो है वो हमारा 10 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि बाकी के जो 3 अपने दिवस है ना वो मार्च में मनाए जाते हैं। एक बार डेट देख लेते हैं, ये हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, और वानिकी दिवस 21 मार्च को। इसके बाद गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। मैच दी फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिवसों को ध्यान दीजिएगा। 26वें क्वेश्चन पर आइए, दिए गए पक्षी अभ्यारण्य में से सबसे पश्चिमी पक्षी अभ्यारण्य चुने। पश्चिमी अभ्यारण्य चुनने के लिए आपको मैप भी थोड़ा पता होना चाहिए, तो इंडिया के मैप को देखते रहिएगा, वहां पर कौन कौन से स्टेट्स है, पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में। इसमें पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। आइए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि ये गुजरात में है। देखिए, इसमें बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, बाकी के ऑप्शंस, नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वो झारखंड में है। देखिए, झारखंड में है। इसके बाद नलवाना पक्षी कहाँ पर है, वो ओडिशा में है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसके नोट्स बनाते रहिएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि पूछ रहा है पश्चिमी गुजरात अभ्यारण्य गुजरात में है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। उत्तराखंड राज्य का फूलों की घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का मतलब कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था? किसको दिया गया था, इसमें दिया गया था डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि राजाजी बाघ अभ्यारण्य को दिया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि बाघ अभ्यारण्य हमारा जो राजाजी है वो कहाँ है, वो हमारा उत्तराखंड में है। इसके बाद जो ऊपर के 3 अभ्यारण्य आपको दिए गए हैं बाघ अभ्यारण्य, वो कहाँ है, देखिए, पहला है बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। इसके बाद अमरावती जो बाघ अभ्यारण्य है वो तेलंगाना में है। फिर पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य यूपी में है। तो नेशनल पार्क्स हो गए या फिर ये जो हमारे क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व जो हो गए, इनका जो लेटेस्ट डाटा है उनको भी आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा से पीसीएस में काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। उत्तराखंड शिवालिक हाथी अभ्यारण्य, झारखंड सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, कर्नाटक महानदी हाथी अभ्यारण्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त ये 2 जो कथन है उत्तराखंड और झारखंड वाले वो ठीक है। इसका मतलब तीसरा वाला गलत है। तो सही क्या है, महानदी हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक में ना होकर कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी तरफ समुद्री संरक्षित क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो पूछ रहे हैं इसमें से गलत विकल्प चुनना है। तो गलत विकल्प कौन सा है, इसमें से तमिलनाडु, यानी कि जो कोरिंगा है, जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो कोरिंगा है वो तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला है पुरुष मेघ यज्ञ में 27 यूपों का प्रयोग का विधान था। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ में 21 यूपों का विधान था। तीसरा है अश्वमेघ यज्ञ में 16 यूपों का प्रयोग का विधान था। जबकि करेक्ट आंसर इसका क्या कह रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला वाला गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 27 यूपो नहीं, बल्कि यहाँ पर 25 यूपो के प्रयोग का विधान था। अगले प्रश्न को देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ सोम यज्ञ माना जाता है? ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ये चारों ही है जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। लेकिन 4 वेद को क्या कहा जाता है? संहिताएं भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति को सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है? और वेदों को समझने के लिए कितने वेदांग माने गए हैं? सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है, और वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं। वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, फिर है निरुक्त, और फिर है छंद, और आखिरी कौन सा है? ज्योतिष। चलिए आगे देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और आर को कारण इसमें कहा गया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है? ए क्या है? ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। आर क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल के लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे देखिए, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से गलत का विकल्प का चयन करें। देखिए, अपनी शाही राजधानी के लिए चंद्रगुप्त का नगर पालिका संगठन सुदृढ़ प्रणालियों पर आधारित था। दूसरा क्या है? मौर्य काल में मेगस्थनीज दरबारी कवियों को एस्टिनोमोई कहकर बुलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बता रहे हैं इसमें? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसमें ऑप्शन जो बी हमारा दूसरा है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि मौर्य काल में मेगस्थनीज दरबारी कवियों को नहीं, बल्कि शहर के अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहकर बुलाता था। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले सैन्य प्रशासन यानी कि सैन्य शासन की प्रथा किनके द्वारा शुरू की गई थी? और निम्नलिखित में से कौन भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि यूनानी शासन प्रथा, सैन्य शासन प्रथा यूनानियों के द्वारा। और भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे सबसे पहले? इंडो ग्रीक ने। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए, यवनिका यानी कि पर्दा को यूनानियों द्वारा भारतीय रंगमंच में पेश किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है? अशोक द्वारा प्रचलित धम्म बौद्ध धर्म का सिद्धांत था। करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पल्लवाई नवपाषाणिक स्थल जो है वो राख के टीले के लिए जाना जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्या कह रहा है? कश्मीर क्षेत्र में नवपाषाणिक स्थलों बुर्जहोम एवं गुफकराल से भूमिगत गड्ढों के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो सही विकल्प कौन सा चुनेंगे इसमें से हम? है इसका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट ने 4वीं शताब्दी में सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। दूसरा क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर गोविंद चंद्र जो पांडे हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पहला जो कथन है वो गलत है। इसका सही क्या होगा? यहाँ पर इन्होंने 4वीं नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5वीं सदी में सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ तीर्थंकर है, दूसरी तरफ इनके प्रतीक लिखे हुए हैं। तो इसको जो लिखा हुआ है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी कि शांतिनाथ जो है वो उसका प्रतीक क्या था? हिरण। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी तो हमें देखने क्या होंगे। नेमिनाथ का यहाँ पर शंख प्रतीक है। इसके बाद कुंथुनाथ का यहाँ पर क्या है? बकरा जो है वो प्रतीक है। इसका इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़िए,
क्वेश्चन 42 देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला देखिए, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरा है, शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तीसरा है, तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य वंश के सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला जो अपना कथन है वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि बिंबिसार के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया गया था। किसके किया था? यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अजात शत्रु। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश दिया गया है अधिवेशन में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? और इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि आचार्य कृपलानी ने इसे राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता की और ये मेरठ में सत्र आयोजित किया गया था। देखिए 45वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान मराठा संघ का विघटन हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के। देखिए जब भी गवर्नर जनरल से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी एग्जाम से पहले आपको ये सारे जो है ना गवर्नर जनरल उनका जो टाइम पीरियड है उन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंध को 1843 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मिला लिया गया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि लॉर्ड एलनवेरो को। अगले प्रश्न पर आते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान कलकत्ता, बंबई और मद्रास और डैश को मील लंबी टेलीग्राफ लाइनों द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेशावर और 4000 मील लंबी टेलीग्राम लाइनों को जोड़ा गया था। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक का है? ये है हमारा 1848 से 1856 तक का। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है और इसमें क्या दिया गया? रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878, राजकीय उपाधि अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, शस्त्र अधिनियम 1878। इसमें से विषम विकल्प कौन सा, यानी कि ऑड जो है वो कौन सा विकल्प है? हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ये इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रेंड और उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयर्ट्स की हत्या कहां पर की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में 22 जून कब की थी? 22 जून को 1897 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में ही की गई थी। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही आया था। आगे देखिए, बिहार के राज्यपाल के रूप में एसपी सिन्हा को निम्नलिखित में से किस वाइस राय के शासनकाल के दौरान नियुक्त किया गया था? और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। देखिए जो एसपी सिन्हा थे वो राज्यपाल बनने वाले भारत के पहले भारतीय थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का यहाँ पर शासनकाल कितने समय तक रहा था? 1916 से 1921 तक। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1859 में? अगले प्रश्न को देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा जो विकल्प कथन है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या कह रहा है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है हिंदू महासभा की स्थापना इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के समय पर आंगा खां द्वारा की गई थी और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय पर की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3 इसका सही उत्तर होगा। शैक्षिक नीति में सुधार के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति उस वर्ष की गई थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। उस वर्ष का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1917 में किसको किया गया था पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त? एनी बेसेंट को। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पर्सनैलिटीज से। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3। ये तीनों ही जो क्रम दिए गए हैं इनके
वो सही रूप से व्यवस्थित है। 56 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया था? और दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? आइए अपने अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया और निम्नलिखित में से किस वर्ष को आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष को 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया और 2008 को आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि खीरे में जो कड़वाहट है वो कुकुरबिटेसिन की वजह से ही होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धान की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रतिष्ठान जो है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि सातवाहन राजवंश की ये राजधानी थी। बाकी देख लेते हैं, जो वंश दिए गए उनकी राजधानी क्या क्या थी। मौर्य वंश की थी पाटलिपुत्र, शुंग वंश की थी पाटलिपुत्र और कण्व वंश की भी क्या थी? पाटलिपुत्र। यानी कि तीनों वंश की राजधानियां जो थी वो पाटलिपुत्र थी। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर राजवंश के शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हजारा राम मंदिर को। क्यों? ये विजयनगर राजवंश के दौरान इसको बनाया गया। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, वो किस राजवंश में बनाए गए थे, जैसे कैलाशनाथ मंदिर, पल्लव राजवंश, दिलवाड़ा मंदिर, सोलकी राजवंश और विरूपाक्ष मंदिर कब बनाया गया था? चालुक्य राजवंश के दौरान। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो विकल्प सही है। अब ये देखते हैं, जो ऊपर नीचे विकल्प दिए गए हैं वो करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या क्या है? लॉर्ड रीडिंग, क्या है? लॉर्ड रीडिंग के समय पर हुई थी। इसके बाद पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। एक तरफ राजवंश, दूसरी तरफ आपको संस्थापक यानी इनके फाउंडर्स दिए गए हैं। तो आइए इसमें देखिए, करेक्ट जो है आपका वो ये है ऑप्शन डी, यानी कि कदम्ब जो राजवंश था वो मयूर शर्मन उसके संस्थापक थे। अब बाकी के संस्थापक भी हमें देखने पड़ेंगे करेक्ट है या नहीं। तो देखिए, ये जो बाकाटक राजवंश है वो किसके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। पल्लव राजवंश के कौन थे? सिंह विष्णु। और राष्ट्रकूट राजवंश के कौन थे? दंती दुर्ग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ शहर, दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए, इसके फाउंडर्स। आइए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि मान्यखेत जो है उसके संस्थापक शहर के कौन थे? अब ये देखिए, परिहासपुर के कौन थे? ललितादित्य। और पाटलिपुत्र के कौन थे? उदयन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें और सामने उसके उत्खननकर्ता लिखे हुए हैं। आपको बताना है सही कौन से है इसमें से। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि हुलास जो है प्राचीन स्थल, उसका उत्खननकर्ता कौन थे? के.एन. दीक्षित। बाकी के देख लेते हैं सही है या नहीं। कुचाई के कौन थे? बालकृष्ण थापर। भीमबेटका के कौन थे? विष्णुधर बाकड़कर थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। जैन ग्रंथ और इनके रचनाकार दिए गए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए। देखिए क्या है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। अब बाकी के देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं और जब बात जैनिज्म और बुद्धिज्म के टॉपिक की हो उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे यूपीपीसीएस में। आगे देखते हैं, परिशिष्ट जो पर्वन है उनके रचनाकार कौन थे? हेमचंद्र। और द्रव्य संग्रह के रचनाकार कौन थे? नेमीचंद्र। स्याद्वाद मंजरी के जो रचनाकार थे वो थे मलिसेन। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नतर साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिलों का हमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष 3 आपके ये 3 श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जो है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2011 की जो जनगणना है उसे विशेष तौर पर इसके नोट्स बना के इसे रट लेना है आपको, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 से फिर से क्वेश्चन है, क्या है? जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या वाले दूसरे और तीसरे जिले का हमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बलिया और देवरिया। लेकिन अब ये देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो शीर्ष जिले हैं वो यूपी में कौन कौन से हैं? इसके अलावा सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश यानी यूपी का स्थान 21वां था। जबकि दूसरा कथन कह रहा है, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से यूपी का स्थान देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 26वां स्थान था। इस हिसाब से इसका गलत विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये दोनों ही कथन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे देखिए, आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन जनसंख्या लगभग कितने मिलियन है? दूसरा क्या कह रहा है, पशुधन गणना 2012 की तुलना में देश में कुल पशुधन जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 536 और 4.6 मिलियन प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या लगभग कितने मिलियन है? और फिर क्या कह रहा है, पिछली जनगणना की तुलना में देश में मवेशियों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 20वीं पशुधन गणना के आंकड़ों के अनुसार गायों और भैंसों में दुधारू पशुओं की संख्या पिछली जनगणना में कितने प्रतिशत अधिक थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6%। आइए अपने अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ये साइंस से प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा, और तीसरा जो विकल्प है वो एकदम करेक्ट है। अब ये 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 सेंटीमीटर ना होके क्या है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक है किलोग्राम में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 74 क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो हमारा कथन है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके आगे जो ये लिखा है वो गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, हेलोफाइट्स जो है वो दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं, जबकि लवण मृदोद्विज जो पौधे होते हैं वो पौधे जो उच्च सांद्रता वाली मिट्टी में ही उगते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कबूतर में, क्योंकि कबूतर में 80 और घोड़ा में 64, जबकि मच्छर में 6 और मेंढक में 26 गुणसूत्र ही होते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो एकदम से आपके करेक्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओल्ड चीक्स निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? और अंबर निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। फूल गोभी में व्हिप टेल रोग जो होता है वो मॉल्बिडेनम की कमी के कारण होता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, धान में खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों ही कथन जो है वो एकदम से करेक्ट है। आगे देखिए, अपने अगले प्रश्न को देखिए। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को कांच के साथ मिलाया जाता है तो कांच का रंग निम्नलिखित में से किस रंग में बदल जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग में। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। इसमें से गलत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दिए गए सभी कथन एकदम ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जंप करते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इसका गलत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि पहला, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। वो क्यों गलत है? देखिए, ये जो चिली साल्टपीटर है वो क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। यहां मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है? हरा कसीस, ये क्या है? फेरस सल्फेट है। अपने अगले प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए। रक्त कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोबाल्ट 60 का। अभी देखिए बाकी के जो ऑप्शंस है उनके बारे में जान लेते हैं। आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि, आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान, और सोडियम 24, रक्त अतिक्रमण।
इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीस्टाइरीन का जो है वो उपयोग किया जाता है। और बाकियों का किसके लिए उपयोग किया जाता है? जैसे टेफ्लॉन का नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों के लिए, और पॉलीविनाइल, ये जो दिया गया है पॉलीविनाइल क्लोराइड का किसके लिए किया जाता है? केबल बनाने के लिए। ये केबल की बात कर रहा है। ओके, पॉलीप्रोपाइलिन किसके लिए किया जाता है? ट्यूब बनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए देखिए, अभिकथन ए क्या कहता है? अधिकांश कार्बन के यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। जबकि कारण आर क्या कह रहा है? कार्बन यौगिकों के आवंध आमतौर पर कोई आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पोमोलॉजी, यानी कि फलों की कृषि। आइए देखिए, पक्षी पालन के लिए क्या कहते हैं इसको? एविकल्चर। सब्जियों की कृषि के लिए ओलेरिकल्चर। जबकि वृक्षों और झाड़ियों की कृषि के लिए क्या कहते हैं इसको? अर्बोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। फालिक ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसकी नर जनांगों की ग्रंथियां होती हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि तिलचट्टा की। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी, यानी कि केवल दो जो विकल्प है वो एकदम करेक्ट है। अब ये जो विकल्प दिए गए वो गलत कैसे हैं? कृत्रिम हृदय का निर्माण रॉबर्ट बीनबर्ग ने नहीं बल्कि रॉबर्ट जार्विक के द्वारा किया गया था। और कैंसर के जीन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट बीनबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है? मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1982 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। दूसरा क्या कह रहा है? मंडल आयोग का गठन वर्ष 1989 में संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था। तो इस हिसाब से इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो कथन जो है वो सही है। अब ये देखिए पहला गलत क्यों है? यहाँ पर है मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1982 को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। 31 दिसंबर किस ईयर में सौंपी थी? 1980 में, ना कि 1982 में। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कथन देखिए क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। तीसरा कथन क्या कह रहा है? 2000 में सितंबर 2000 में संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया था। इसलिए इसमें इसका गलत कथन जो है वो है ऑप्शन 3, यानी कि तीसरा कथन जो है वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि ये 2000 में नहीं, सितंबर 2003 में किया गया था। अब देखिए क्या हुआ है इस प्रश्न में, आपको ऑप्शन सी में जो एक और दो विकल्प दिए गए उसकी जगह इसमें होना चाहिए विकल्प 3, यानी कि हमारा जो इसका प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए कथन क्या कहता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। दूसरा कथन है केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देकर 25 अगस्त 1998 को एक बहुसदस्यीय आयोग इसको बना दिया गया था। तो गलत विकल्प हमारा क्या है इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोनों ही कथन हमारे एकदम करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर पेश किया गया था? इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कोई ना कोई तो रहा होगा। जो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर पेश किया गया था वो था 42 अमेंडमेंट। ठीक है, अब आप ये बताइए, आपके लिए एक होमवर्क है कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। कथन पहला ध्यान से देखिए। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 10,000 से 15,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। तो हमें इसमें गलत विकल्प चुनना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही विकल्प हमारे एकदम करेक्ट है। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि त्रिस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें।
पहला देखिए इसमें क्या कह रहा है कथन, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। दूसरा है एल.एम. सिंघवी समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। जबकि तीसरा कथन क्या कह रहा है, जी.वी.के. राव समिति ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिया था। अब इसमें से गलत ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल जो 2 कथन है वो हमारा गलत है। अब ये गलत क्यों है, देखिए ये जो एल.एम. सिंघवी समिति ने जो द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव नहीं दिया था, किस प्रणाली का सुझाव दिया था, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सुझाव दिया गया था। और पंचायती राज से हमारे यूपीपीसीएस में कब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को गलती से भी मत छोड़िएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए इस प्रश्न को, पहला कथन कह रहा है राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरा कथन है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। तीसरा कथन है आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन इसमें एकदम सही है। वर्ष 2013 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। बट सिक्किम के साथ साथ इस न्यायाधिकरण में और भी स्टेट्स आते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम तो है ही, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इसमें आते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं वो रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या क्या है विकल्प देखिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब ये रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण किस सन में आए थे, कौन सी ईयर में आए थे? 1986 में। आगे बढ़ते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दिए गए हैं? इसका उत्तर जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनेगा यूपीपीसीएस का या जो बनता आ रहा है उसमें अनुसूचियों से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो अनुसूचियों को जरूर पढ़ के जाइएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि छठी अनुसूची में इसके बारे में दिया गया है। ये प्रावधान जो है वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में दिए गए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अध्याय 2 में दिए गए हैं। अभी देखते हैं क्या क्या है इसमें। अध्याय 1 में क्या दिया गया है? संघ की भाषा। अध्याय 2 में आप समझ गए होंगे क्या दिया है? क्षेत्रीय भाषा। अध्याय 3 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, जबकि अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा के संविधान से। अगले प्रश्न को देखिए। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा, तीसरा और जो चौथा है हमारा विकल्प वो एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं इसमें गलत कौन सा है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं, जबकि आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अमेठी मूंज उत्पाद। बाकी के 3 ऑप्शंस देखिए क्या कह रहे हैं। भदोई जो है वो कालीन दरी के लिए, इटावा कपड़ा उत्पाद के लिए और कुशीनगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केला फाइबर उत्पाद के लिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ शहर का नाम और एक तरफ उसका सब नेम यानी कि उपनाम दिया गया है। इसमें से गलत विकल्प होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये काशी की बहन जो है वो अयोध्या ना होकर कौन सी है? गाजीपुर। ठीक है, ये गाजीपुर है। आगे देखिए, हिंडन नदी निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर बहती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करजनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वो बहराइच में ही है, बल्कि नीचे दिए गए जो 3 हमारे अभयारण्य हैं वो सेम करेक्ट ऑप्शंस उसके सामने नहीं दिए गए। तो इसका करेक्ट क्या होगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में, सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजागंज में और कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, वाराणसी में। अपने ये जो अभयारण्य होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ के जाइएगा। इसकी लिस्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नोट्स बनाते रहिएगा और उनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे उत्तर पश्चिमी हवाई अड्डे का हमें चयन करना है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा जो है वो मेरठ में है। अब इस प्रश्न को आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको यूपी के मैप के बारे में पता होगा। तो यूपी का मैप अच्छे से समझ के जाइएगा अपना जब एग्जाम हो। बाकी चलिए देखते हैं कहाँ है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में, और झांसी हवाई अड्डा कहाँ है, बट ऑब्वियसली झांसी में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का अब हमें चयन करना है। क्या है ये। गलत विकल्प है इसका ऑप्शन डी, यानी कि झारखंडेश्वर मंदिर मथुरा में नहीं है, बल्कि ये हमारा कहाँ पर है, हापुड़ में है। बाकी के विकल्प एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां यूपी राज्य के सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। और इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहरिया जनजाति, बैगा जनजाति और अग्रिया जनजाति जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती, जबकि कहाँ पर है सहरिया जनजाति, ललितपुर में। ये आपके लिए जो लिखती जा रही है उसको नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आप इसको रिवाइज कर सके बार बार एग्जाम्स के टाइम पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। प्रति व्यक्ति CO2 जो उत्सर्जन कम होने के बावजूद भारत दुनिया में CO2 का डैश सबसे बड़ा उत्सर्जक है। देखिए इस डैश में क्या फिल होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा ये उत्सर्जक है। आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लगभग 25% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में भारत के वन आवरण और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्ज किया गया है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 2221 किलोमीटर वर्ग को इसमें दर्ज किया गया है। अगले प्रश्न पर नजर डालिए, वन स्थिति रिपोर्ट से ही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार डैश राज्य में वनावरण में डैश वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में वनावरण में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्ज किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न में देखते हैं पहला कथन क्या है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक GDP दर विकास दर कितनी थी, 9% रहने की संभावना जताई गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP विकास दर 8.1% रहने की संभावना है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, इसी के साथ ही भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा जो विकल्प है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि दूसरा गलत है। अब दूसरा गलत क्यों है, देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP विकास दर 8.1% रहने की संभावना नहीं है, बल्कि कितनी है, 7.1%। आइए इस प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 3.9% की वृद्धि का अनुमान है। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि का अनुमान है। तीसरा कथन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में 6.2% वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला और जो हमारा दूसरा कथन है वो एकदम करेक्ट है। तीसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस सेक्टर में 6.2% की वृद्धि का नहीं बल्कि 8.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वार्षिक आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में डैश कितने प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन डी, यानी कि 50%। निम्नलिखित में से उन 3 देशों का चयन करें। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है।
आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात वित्तीय वर्ष 2013-14 में 13% से बढ़कर सितंबर 2021 के अंत में कितने प्रतिशत हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लगभग 17% ये बढ़ गया है। 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा स्थान है। आगे देखिए, गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 में 39% से बढ़कर 2020 में कितनी हो गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 81%। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में कितने भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 44 भारतीय स्टार्टअप थे। अभी देखिए कि अब तक कुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 83 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 84 जिले हर घर जल जिले बनाए गए हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी से होने की इसमें उम्मीद है। इस हिसाब से इस प्रश्न का गलत विकल्प कौन सा है? इसका गलत विकल्प है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो विकल्प है वो गलत है। क्यों गलत है ये समझने की कोशिश करिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 83 जिले हर घर जल जिले बनाए गए हैं। कितने? 83 जिलों में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन देखिए, कैप्टन एमी वोर्ना श्मिट अमेरिकी परमाणु वाहक पोर्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। दूसरा कथन क्या है? व्लादिमीर नोरोव को शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन एकदम करेक्ट है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? कि व्लादिमीर नोरोव को नहीं बल्कि नया महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? झांग मिंग को। किसको? झांग मिंग को। ऐसी पर्सनालिटीज को याद करते चलिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। हाल ही में रॉबर्टा मेट्सोला को किस संस्था की संसद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अमदोक ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सूडान के जो प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इसके कथन क्या कह रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा अरविंद अडिगा को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न के हिसाब से इसका गलत विकल्प कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो जो विकल्प है वो पूरी तरह से गलत है। वो क्यों गलत है? देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो अरविंद अडिगा को नहीं, डॉक्टर अरविंद अडिगा को नहीं बल्कि डॉक्टर सतीश अडिगा को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरस्कार 2021 से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। कथन देखिए, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जॉनीमन मलान को। इसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को दिया गया है। इसमें पूछ रहा है सही विकल्प कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। वो क्यों नहीं है हम ये देखते हैं। पहला कथन है इसमें कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो जो रूट को दिया गया है जो कि इंग्लैंड से थे। यहाँ पर किसको दिया गया है? जो रूट को दिया गया है, ना कि जॉनीमन मलान को। दूसरा कथन है इसमें कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को नहीं बल्कि किसको दिया गया है? मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान से थे। तो इस हिसाब से ये दोनों कथन अब आपके सही हो जाते हैं, जो इसका मैंने करेक्ट बताया है। आगे देखिए। Who among the following has written the book Indomitable, a working woman's note on life, work and leadership? Okay. Who among the following is the author of the book Bose, the Untold Story of an Inconvenient Nationalist? अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। हमारा ऑप्शन ए, अरुंधति भट्टाचार्य और चंद्रचूड़ घोष। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। 1 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों का 47वां राज्यत्व दिवस मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को। निम्नलिखित में से इसमें गलत विकल्प हमें चयन करना है। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा होगा?
इसका गलत विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 25 जनवरी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन ये गलत क्यों है? देखिए, ये 25 जनवरी को नहीं बल्कि 24 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। बाकी के ऑप्शंस एकदम करेक्ट हैं। हाल ही में 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय क्या रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रिसाइक्लिंग फ्रेटर्निटी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत से अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला देश ये बन गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में फिलीपींस भारत से अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऑर्डर देने वाला यह पहला देश बन गया है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहले कथन को ध्यान से देखिएगा। ये पॉलिसी 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात में लॉन्च की गई है। दूसरा कथन है, ये पॉलिसी ग्रामीण विकास मंत्री जीतू बघानी द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस हिसाब से इसमें गलत विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 विकल्प जो है वो पूरी तरह से गलत है। वो क्यों गलत है? देखिए, यह पॉलिसी ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नहीं बल्कि ये शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है? एम्मा टेरोहो को 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, देवाशीष पांडा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गलत विकल्प है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन जो है हमारे इस प्रश्न के गलत है। क्यों गलत है? एम्मा टेरोहो को 2027 तक नहीं बल्कि 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जबकि कथन 2 क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देवाशीष पांडा को नहीं बल्कि संजय मल्होत्रा को, इनकी जगह किसको? संजय मल्होत्रा को, एक सेकेंड, संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन देखिए, 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त बंगाली भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी का हाल ही में निधन हो गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? 2008 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त रूसी शोधकर्ता ल्यूक मॉन्टेग्रियर का हाल ही में निधन हो गया है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही विकल्प हमारे इनकरेक्ट हैं। देखते हैं क्यों। इसमें क्या है? बंगाली भाषा की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि थे ये। और दूसरा कथन क्या है? 2008 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त रूसी शोधकर्ता नहीं बल्कि यहाँ पर कौन से थे? फ्रांसीसी शोधकर्ता ल्यूक मॉन्टेग्रियर का हाल में ही निधन हुआ है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि कौन कौन से कथन सही है इसमें? नॉर्वे 37 पदक, तीसरा है चीन 15 पदक, चौथा है भारत 0 पदक पर। हाल ही में जारी सुरक्षित शहर की सूचकांक 2021 से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नई दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां, जबकि मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 50वां। लिखते चलिएगा, नोट बनाते चलिए। और टोक्यो को प्रथम स्थान। और अब आप ये बताएंगे कि सुरक्षित शहर सूचकांक जो 2021 है, सुरक्षित शहर की सूचकांक 2021 को कौन जारी करता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन जारी करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो इंडेक्स से आते हैं उनको कौन जारी करता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके कौन कौन से सत्र अभी आ चुके हैं, इस तरह की चीजों को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर देखिए। आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डैश ने श्रृंखला पर अपना पहला प्रोजेक्ट 22-22-0 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि भारत की, ठीक है, भारत की आर्कटिक योजना को बढ़ावा देने के लिए रूस ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट ऐसे शिविर लॉन्च किया है। आगे देखिए, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग 2021 के अनुसार सही विकल्प का हमें चयन करना है।
और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। अब देखिए सेकंड और थर्ड भी हमें जानना होगा, क्योंकि टॉप 3 तो एटलीस्ट हम जान ही सकते हैं। सेकंड किसको प्राप्त हुआ है? न्यूजीलैंड को। यहाँ मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, न्यूजीलैंड को। थर्ड पोजीशन किसको मिली है? इसमें फिनलैंड को। ठीक है, ये देखिए इंडेक्सेस में इन चीजों का विशेष ध्यान रखा करिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न को। डैश ने अधिकतम 34.03 करोड़ रुपए के निवेश के अधीन इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डैश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 22 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कहां विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? हाल ही में चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हुई है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली और मेलबर्न। हाल ही में जारी मौद्रिक नीति के अनुसार गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न के अनुसार गलत विकल्प कौन कौन से हैं? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो विकल्प गलत है। वो क्यों गलत है, हम यहाँ पर सुधार लेते हैं इसको। पॉलिसी रेपो दर जो है वो 4.2% नहीं बल्कि यहाँ पर 4% है, और रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर कितना है? 3.35% है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पहला कथन ये है। दूसरा क्या कह रहा है? किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति हैं वो यून सुक योल है, जबकि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक को चुना गया है। अब यहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति है तो इस प्रश्न के आने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करते हुए इस प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा। हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरा कथन है, हाल ही में यूक्रेन की करोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। सही विकल्प क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो हमारा है कथन वो करेक्ट है, पहला गलत है। क्यों गलत है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला कथन क्यों गलत है? हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा दिया गया था? मालदीव के द्वारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022 जो है वो किससे संबंधित है? और इसमें गलत विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन पढ़ लीजिए। पहला कथन क्या है? यह सैन्य अभ्यास 22 से 31 मार्च 2022 तक भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है? ये लामितिये 2022 सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण है, और इस हिसाब से इसका गलत विकल्प क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन बी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है? हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है, हाल ही में यूक्रेन की करोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। सही विकल्प इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। वो क्यों नहीं है? देखिए, हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर मालदीव सरकार के द्वारा जो है क्रिकेट सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि दूसरे कथन में यहाँ पर हाल ही में यूक्रेन की नहीं बल्कि यहाँ पर पोलैंड की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, यह सैन्य अभ्यास 22 से 31 मार्च 2022 तक भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित किया गया है। दूसरा कथन है, यह लामितिये 2022 सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण है, और इस प्रश्न के अनुसार गलत विकल्प कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो विकल्प है वो गलत है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10वां संस्करण नहीं बल्कि 9वां संस्करण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसी के साथ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? पहले प्रश्न में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक की बात कर रहा है और दूसरे में महिला वर्ग स्वर्ण पदक की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक मलेशिया ने और दूसरे में महिला पदक में इंडोनेशिया ने इसको जीता है।
हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? और हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर, और द्वितीय, मतलब भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है और उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें क्या रही है? द्वितीय रही है। ध्यान से पढ़ के जाइएगा, यहाँ पर रैंक पूछा गया है यूपी का, तो ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं आने वाली परीक्षा में। अब आप ये बताइए कि जो भारत की प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 है, इसको कौन जारी करता है? इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और आपसे मैंने फिर भी पूछा था कि कौन जारी करता है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित पद्म भूषण विजेता 2022 की सूची में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राशिद खान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या और डैश में 12981 करोड़ रुपए की लागत से 572 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कौशाम्बी अयोध्या। यहाँ मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, कौशाम्बी अयोध्या और बस्ती में, ठीक है, कौशाम्बी अयोध्या और बस्ती में 1298 करोड़ रुपए की लागत से इतने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए, डिटेल में बताने का एक कारण ये भी था कि लास्ट ईयर आपने देखे होंगे कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेशल से भी काफी आए थे, तो आप इस बार यूपी स्पेशल पर भी थोड़ा फोकस रखिएगा, अपनी पकड़ को बनाए रखिएगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, इस समारोह का आयोजन 15 दिसंबर 2021 को लखनऊ में किया गया था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को 14,000 रुपए से बढ़ाकर 15,500 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की थी। सही विकल्प चूज करना है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे एकदम करेक्ट हैं। आशा करती हूँ आज के ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी और नई वीडियोस को देखते रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।